हेलो एवरीवन, किस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के ऐसे कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जिसको आप पढ़ लें या याद कर लें तो आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ खोजी गई, इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली, कौन कौन से इसके प्रमुख स्थल हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड हम कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए, ये है हमारी हड़प्पा सभ्यता। इसको एक कितने सुव्यवस्थित तरीके से देखो बनाया गया था। ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी या सिंधु घाटी के में फैली होने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी सभ्यता हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पनपी होती है, किसी नदी के किनारे पर पनपी होती है या फली फूली होती है। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी वो भी कहाँ पे फैली थी, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे कि मेसोपोटामिया जो थी वो भी दजला और फरात नदी के किनारे पनपी थी। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान से हुआ है, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। उसी के नाम से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे पहले कहाँ मिली थी, हड़प्पा नामक एक स्थान था वहाँ पर मिली, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करें या प्रसिद्ध केंद्रों के बारे में बात करें तो पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने तथा कब की, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसकी खोज 1921 से 1922 में दयाराम संघनी, दखलदास बैनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। यानी इन तीनों के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज की गई 1921 से 1922 में। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का अगर हम काल की बात करें, यानी ये विकसित सभ्यता किस काल में पाई गई, तो ये 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा के बीच में इसके काल को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मोहर। ठीक है, हड़प्पाई मोहर जो है वो सबसे ज़्यादा विशिष्ट पुरावस्तु है जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली। इसे सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। ये जो मोहर है, देखिए ये है हमारी हड़प्पाई मोहर। इसको सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था। ये इस पर कुछ चिन्ह हैं जो आज तक पुरातात्विक जो है वो पढ़ नहीं पाते। इस पर कुछ जानवरों के चित्र भी मिलते हैं जो वहाँ के बारे में कुछ संकेत करते हैं कि वहाँ जानवर भी पाले जाते थे। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के स्रोत के बारे में बात करें कि आखिर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में किन किन स्रोतों की वजह से पता चला है या क्या क्या रीज़न है, किन किन ऐसे कौन कौन से जो चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से मिली हैं, तो उनके जो प्रमुख स्रोत है जानकारी के जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले है मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें और खुदाई में मिले कुछ सिक्के आदि। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखो, आपको इसमें चैप्टर का नाम ही है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो इसमें आप स्रोत में भी ये लिख सकते हैं कि हमें जानकारी के बारे में किससे पता चला है, ईंटों से, मनकों से, अस्थियों से। फिर आप इसमें ये ऐड कर देना मृदभांड और भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें किसके बारे में पता चला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें इन्हीं स्रोतों से मिलती है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हड़प्पा संस्कृति में थे। पहले है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है आज के टाइम में, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे जो हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्रों में हैं। ठीक है, इसके प्रमुख अगर स्थलों की बात करें हम, प्रमुख स्थल कौन से थे, तो सबसे पहले है नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोट दीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। ये वहाँ के प्रमुख स्थलों के नाम है।
नेक्स्ट है आपका, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता थी, इसकी नगर निर्माण की योजना थी। यानी वहाँ पे किस तरीके से नगर निर्माण जो है उसकी योजना करके, बहुत प्लानिंग करके वहाँ जो थी ये जो निर्माण किया गया था नगरों का, वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके सुव्यवस्थित तरीके से इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है हमें वहाँ पे के निर्वाह के क्या तरीके थे, यानी लोग वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कैसे करते थे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, वो पेड़ पौधे से जो प्राप्त उत्पाद होता है उस पर निर्भर रहते थे, और जानवरों से प्राप्त, जैसे कि जिसमें मछली भी शामिल है। वहाँ हमें मछलियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। इनसे प्राप्त जो वो भोजन क्या करते थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में हमें अब कैसे पता चलता है कि वो इनका यूज़ क्या करते थे। तो वहाँ पर हमें अनाजों के दाने मिले हैं, जिसमें कि जौ, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तेल भी शामिल है। इनके अवशेष हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कृषि वहाँ पर होती थी, किस तरीके से होती थी, कौन कौन से जानवरों का वहाँ इस्तेमाल किया जाता था, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के जो, अगर हम जानवरों की बात करें तो हमें कौन कौन से जानवरों के वहाँ पे जो संकेत मिले हैं। पहला है हमारा भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर और वृषभ, जिसे बैल जैसा होता था, बैल के तरह से यूज़ किया जाता था। इसका प्रयोग कृषि कार्यों में खेत जोतने के लिए किया जाता था। किसका? वृषभ का। और ये जो है वहाँ पे जो जानवर हैं इनको पाला जाता था। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को कालीबंगन, यानी राजस्थान, जो आज के राजस्थान नामक स्थान पर है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यानी वहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य जो पुरातत्वविदों को मिले हैं कि सबसे पहले तो वहाँ पे खेत जो है वो जुटे हुए मिले हैं, जो समकोण भाग में डिवाइड होते थे, और ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे जो थे एक साथ दो खेती जो थी या दो फसलें जो थी एक साथ उगाई जाती थी। चलिए हड़प्पा सभ्यता के जो हम योजनाबद्ध शहरों के बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से ऐसे योजनाबद्ध शहर थे जिनको योजना करके बनाया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ये लोग में भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी वो दो भागों में विभाजित थी। उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहले दुर्ग और दूसरा है हमारा निचला शहर। अब देखिए क्या था, जो दुर्ग था इसको तो ऊंचाई पर बनाया गया था, यानी चबूतरे पर बनाया गया था, और जो हमारा निचला शहर था इसके नाम से पता चलता है इसको नीचे बनाया गया था। यानी जितने व्यवस्थित तरीके से दुर्ग को बनाया गया था व्यवस्थित तरीके से, उतना निचले शहर को तो नहीं बनाया गया था, लेकिन काफ़ी हद तक ये भी बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित था। इसको भी चारों तरफ से क्या था, दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, दुर्ग जो था वो चबूतरे पर बनाया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि दुर्ग में कौन रहा करते थे, अमीर वर्ग रहा करते थे। जैसे कि राजा, अगर हम बात करें कि अगर वहाँ राजा होते थे तो राजा भी वहाँ पर रहा करते थे, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो सार्वजनिक जो मनोरंजन के जो प्रोग्राम होते थे, इस तरीके से दुर्ग का जो था वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर हम वहीं पे निचले शहर की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि निचले शहर में क्या होता था, लोग जो थे उनके आवास का हमें सबूत मिलते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे क्या थे, आवास व्यवस्था थी। यहाँ पर लोग जो थे वो रहा करते थे, आम जनता जो थी वहाँ पर रहा करती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से गलियों और सड़कों को बनाया गया था। ये ग्रिड पद्धति पर बनाई जाती थी जो समकोण पर काटती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जैसे मान लो हवा चल लिया और गलियों में कूड़ा करकट है, तो हवा के बहाव से क्या होता था, गलियाँ जो थी वो भी साफ हो जाया करती थी। तो इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हड़प्पा सभ्यता की गलियों और सड़कों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा नालों का निर्माण। अब देखो नालों का निर्माण कैसे किया जाता था। वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो भी बहुत ज़्यादा उन्नत थी, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको बनाया गया था।
ये बहुत ज़्यादा अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। देखिए आज के टाइम में भी ये होता है कि जो घर की पानी है वो जो गली की नालियाँ हैं उसमें जाए, उसमें बहे। तो देखो आज की तरह से उस टाइम के जो लोग थे इतने व्यवस्थित तरीके से उन्होंने इस सभ्यता को बनाया कि उस टाइम पे भी क्या होता था, जो घरों का गंदा पानी है उसकी नाली को किसकी नाली से जोड़ा जाता था, गली की नालियों से जोड़ा जाता था। और नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, जैसा अब के टाइम में भी होता है। निचला शहर जो है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभव होता है विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो सार्वजनिक जो परियोजन होते थे, मनोरंजन का कोई भी प्रोग्राम रखा जाता था वो कहाँ होता था, दुर्ग में किया जाता था। परंतु जो आवासीय भवन मिले हैं हमें, जहाँ पे माना जाता है कि लोग वहाँ रहा करते थे, उनका अवशेष हमें निचले शहर से मिलते हैं। चलिए वहाँ के गृह स्थापत्य के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे जो घरों को बनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों का उदाहरण है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया और आप जानते भी हैं। आवासीय भवन जो थे वो आंगन पर केंद्रित होते थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। यानी क्या होता था, एक बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था मान लो, और उसके जो चारों ओर हैं वो कमरे बनाए जाते थे। इस तरीके से वहाँ पे जो था आवास बनाए जाते, भवने बनाए जाते थे रहने के लिए। अब आंगन का यूज़ देखो किसने होता था, किस तरीके से आंगन का इस्तेमाल किया जाता था। आंगन जो है वो खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में क्या होता था, वहाँ पर लोग बैठ के अपनी एकांतता को दूर करते थे। यानी सब एक साथ बैठकर वहाँ पे जो है डिस्कशन या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। तो ये भी आपका शॉर्ट में आ जाता है कि जो आंगन है उनका यूज़ किस लिए किया जाता था, तो खाना पकाने, कटाई करने जैसी जो गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पुरातात्विकों द्वारा यह भी साबित हो चुका है कि जो कई आवासों में वहाँ पे क्या मिले हैं, कुएं की संख्या मिले हैं जो ज़्यादातर एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आया जा सके। यानी मान लो ये जो हमारा प्रवेश द्वार होता है, इस द्वार के घुसते ही, एंट्री करते ही क्या होता था, कुआं बनाया जाता था ताकि राहगीर जो वहाँ पर उस कुएं के पास आ सकते हो, जिससे बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। मान लो कोई राहगीर आ रहा है, कोई बाहर से सफ़र कर रहा है, वो प्यासा है, तो वह आकर इस कुएं का इस्तेमाल कर सकता था। मुंह धोने के लिए या फिर पानी पीने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है, विद्वानों द्वारा क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं की कुल संख्या है वो लगभग 700 थी। यानी 700 कुल लगभग वहाँ पे जो है वो कुएं मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई के स्रोत क्या है, यानी कौन कौन से स्रोत है, किन किन से जो है सिंचाई की जाती थी हमारे खेतों में। तो नहरें, कुएं, जलाशय और स्नानागार, इन तरीक़ों से वहाँ पे क्या है सिंचाई की जाती थी। चलिए बात कर लेते हैं विशाल स्नानागार के बारे में। देखिए ये जो स्नानागार है ये एक विशाल स्नानागार है। इसको देखो एक आयताकार शेप दी जाती थी, जिसके देखो दोनों तरफ क्या बनी होती थी, सीढ़ियाँ बनी होती थी। उत्तरी शोर में भी और दक्षिणी शोर में भी ये सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। चलिए पढ़ लेते हैं। एक आयताकार जलाशय है, ठीक है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। यानी कि क्या होता है, इस जलाशय के चारों ओर जाने पर क्या बनी होती हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं नीचे तक जाने के। अब देखें इन सीढ़ियों का क्या प्रयोग होगा। मान लिया अभी जो पानी है उसका लेवल सिर्फ यहाँ तक है। अब मान लो वर्षा हो गई तो वर्षा के कारण क्या हो गया, इसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसका स्तर जो है पानी का वो बढ़ जाता है और वो यहाँ तक आ जाता है। तो अगर वो यहाँ तक आ जाता है तो पानी ऊपर से इजीली लिया जा सकता है। लेकिन मान लो कभी जैसे बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुई है और पानी की कमी हो रही है, इसका जो लेवल है वो नीचे जाता गया, तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था नीचे जाकर पानी को लेने के लिए। और ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों दिशा में ही बनाई जाती थी सीढ़ियाँ। तो ये आपका विशाल स्नानागार जो है जो धौलावीरा में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारा
हड़प्पा सभ्यता के शवदाहों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। उनके साथ मृतवान और अवशेष भी मिले हैं। अब देखिए क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृत हैं यानी जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको उनके शवदाहों में जो आमतौर पर मृतकों को किस में दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया जाता था। जैसे मम्मी इसका आपने देखा है ना, एक बॉक्स सा होता था, इस टाइप का जो गर्त होता था उनको गर्त बोलते हैं। उनको उन गर्तों में जो है दफनाया जाता था और उनके साथ डेली यूजेस के जो चीज़ हैं वो दफनाई जाती थी, जैसे कि मृत भांड, अवशेष, आभूषण। मान लो जो अमीर है उनके साथ क्या दफनाया जाता था, जैसे राजा महाराजा में किसी की डेथ हो गई तो उनके साथ क्या दफनाया जाता था, उनके जो है हथियार दफनाए जाते थे, आभूषण, सिक्के, मनके वगैरह ऐसी चीज़ें जो है उनके साथ दफनाई जाती थी। मगर किसी जो आम आदमी को अगर दफनाया जाता था तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे मृत भांड दफना दिए या उनसे रिलेटेड कोई भी अवशेष, जैसे कि एक शीशा, एक दर्पण जो है दर्पण भी उनके साथ दफनाया जाता है। नेक्स्ट आभूषण व मनकों को तोलने के लिए जो है वो बाटों का प्रयोग किया जाता था। यानी जो हमारे आभूषण होते हैं, आभूषण मतलब हमारी जो ज्वेलरी होती है, उनको तोलने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, बाटों का यूज़ किया जाता था। यानी उस टाइम में भी जो थे वो बाटों का निर्माण हो चुका था, विनिमय बाट के द्वारा किया जाता था। विनिमय मतलब लेन देन जो होता था वस्तुओं का वो बाट के द्वारा ही किया जाता था। अब तोलेंगे कैसे, वो बाटों से ही तो तोलेंगे। तो वहाँ पे जो तोलने के लिए यूज़ किसको किया जाता था, बाटों को किया जाता था। बाट जो है वो चर्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये घनाकार होते थे और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। ठीक है, इस तरीके से आपके जो बाट है उनको आकार दिया जाता था घनाकार में। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो में हमें कुछ मनके भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, जिससे पता चलता है कि वहाँ मनके भी बनाए जाते हैं। अब उनमें देखो किस तरीके से उनका निर्माण किया जाता था। तो मनकों के निर्माण के लिए सबसे पहले जो थे वो विशिष्ट प्रकार के पत्थरों की आवश्यकता होती थी, जिसमें कि कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स जो होते और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। यानी अगर हम वस्तुओं की बात करें किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था मनके बनाने में, तो इसी प्रकार के सभी जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल मनके बनाने के लिए किया जाता था। अब सबसे पहले मैं आपको मनके तो डिफाइन कर देती हूँ कि मनके क्या होते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि आपने ज्वेलरी देखी होगी अपनी मम्मी की, या अगर गर्ल्स है तो वो भी बहुत ज़्यादा पहनती है, कि एक झुमका होता है उसके नीचे छोटे छोटे बहुत से छोटे छोटे ऐसे गोले गोले से लगे होते हैं झुमके में या बालियों में, तो उसी को ही मनके कहा जाता था। बहुत बारीक होते थे ये। तो इनको बनाने के लिए क्या किया जाता था, मनकों के निर्माण के लिए इस प्रकार के जो पत्थरों की आवश्यकता उसमें पड़ती थी। अब इनको आकार क्या दिया जाता था, इनके आकार कई प्रकार के होते थे, जैसे कि चक्राकार भी होता था, बेलनाकार भी बनाए जाते थे, गोलाकार भी बनाए जाते थे और खंडित तथा ये खंडित भी होते थे। यानी इनको सभी प्रकार के आकार जो थे वो दिए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ मनकों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है आपका मोहरा का जो इस्तेमाल है, मान लो कोई दूरी पर जो सामान आप बेच रहे हैं, अब उस सामान के साथ कोई छेड़खान हो जाती है, तो अगर किसी ने छेड़खान की तो जो मोहर है वो जो है टूट जाती थी। तो इससे पता चल जाता था कि जो सामान है उसके साथ जो है वो छेड़खानी हुई है। तो इसीलिए मोहरों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता था और इसको लंबी दूरी के संपर्कों के लिए किया जाता था। जो सामान दूरी बहुत ज़्यादा दूरी पर भेज रहा हो और इसको सुविधाजनक बनाने के लिए भी मोहरों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने के में विद्वान अभी तक असमर्थ है। अब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो वर्णमाली है, उसे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था और इनके चिन्हों की अगर हम संख्या की बात करें तो ये 375 से 400 के बीच में है। अब इतने सारे चिन्हों को पढ़ना जो है वो पुरातात्विद अभी तक इनको नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि इनके चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसको जैसे उर्दू में लिखते हैं ना, उर्दू में अगर आपने देखा होगा कि इसको दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश।
ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। इतनी सुव्यवस्थित जो सभ्यता थी, अच्छी, इतनी अच्छी जो उसको बनाया गया था, नगर नियोजन व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी थी, सभी चीज़ों का निर्माण वहाँ पे किया जाता था। तो आखिर इसका विनाश हुआ, इसके क्या कारण थे जिसका विनाश हुआ? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वो कई कारणों से माना जाता है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई द्वारा। मान लो वनों की कटाई वहाँ पर की गई, जिसके कारण वहाँ की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ गया और धीरे धीरे वहाँ पे जो है वो बाढ़ आना स्टार्ट होने लगी और जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की सभ्यता जो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है हमारा नदियों का सूख जाना। ये आपका पॉइंट जो है ये बन सकता है, और नदियों का सूख जाना या फिर उसने मार्ग बदल लिया नदियों ने। तो जिस तरीके से, जिस वजह से वहाँ पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया और वहाँ की जो सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई। एक कारण इसमें भूकंप को भी माना जाता है कि शायद वहाँ पे भूकंप के आने से वो जो सभ्यता है वो ख़त्म हो गई, या फिर बाहरी आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का अंत हो गया। यानी ऐसे कई पॉइंट जो हैं, ऐसे कई कारण हैं जिसका माना जाता है कि इन वजहों से क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका है। ये आपके मैंने शॉर्ट में बता दिए हैं। इसको आप एक एक पॉइंट को ऐसे लिख के और उनके नीचे 2-3 लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। यह आपका लॉन्ग में आ जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ी सी हेडिंग दे देंगे। पहले आप बता देंगे इसकी खोज किसने की, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, किस कालखंड में इसको माना जाता है कि ये एक विकसित सभ्यता थी। उसके बाद आप इसके बारे में बता देंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2 भाग में थे इसके, पहला दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। ठीक है, इसमें ये बताने के बाद आप बता देंगे पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था थी, उसके बारे में आप अच्छी जल नियोजन जो जल निकास व्यवस्था बता देंगे, जिसमें आपके नालों को बनाया जाता था, जो घर की नालियाँ हैं उनको गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था, अच्छी वहाँ से जल निकास व्यवस्था थी, ग्रीड पद्धति में वहाँ सड़कों को बनाया जाता था। ये सारी जो विशेषताएं आप इसमें बता देंगे। हड़प्पा स्थलों में मिले शवदानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। यानी ओवरऑल आप यहाँ पे सभी चीज़ों को बता सकते हैं। मोहरों के द्वारा वहाँ क्या होता था, सुदूर क्षेत्रों में संपर्क के संभव होते थे। यानी मोहरों द्वारा जो सुदूर मतलब दूर के जो क्षेत्र हैं उनमें आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से व्यापार कर सकते हैं। विनिमय के लिए बाट के द्वारा किए जाते थे। यानी वहाँ पे जो लेन देन है वो बाट के द्वारा किया जाता है, जो चट्टान पत्थर से बना होता था या घनाकार होते थे और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। विशेषताओं में देखो आपको सभी चीज़ें जो है वहाँ पर वो आ जाएंगी। इसके बारे में आप वहाँ पे के कुछ पुरातात्विदों को यह मानना है कि हड़प्पा समाज का जो कोई भी शासक नहीं था। कुछ पुरातात्विद मानते हैं कि वहाँ पे कोई भी शासक नहीं था, लोग जो है अपने जीवन व्यतीत ऐसे ही करते थे बिना शासक के। और जबकि दूसरे पुरातात्विदों का मानना है कि वहाँ पर कोई एक शासक नहीं बजाय बल्कि कई शासक होते थे। यानी सबके अलग अलग अनुमान है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे क्या है, एक पुरोहित राजा की भी हमें तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये आपके शॉर्ट पॉइंट है जिसको आप लोगों में डिफाइन कर सकते हैं। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना शामिल है। यानी वहाँ पर शिल्प कार्यों में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, एक तो आपके मनके बनाए जाते थे, शंख बनाए जाते, शंखों की कटाई की जाती थी, धातु बनाए जाते थे, मोहर का निर्माण किया जाता था। ये सारी चीज़ों का निर्माण जो है वो हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। तो ये आपके कंप्लीट जो है नोट्स हो गए हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में शॉर्ट, और इनसे आप जो है वो लॉन्ग आंसर जो है वो इजीली बना सकते हैं अगर आपने चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा तो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।